कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होगे, खुश होगे और अपने घर पे हेल्दी होगे। टुडे टॉपिक इज़ हॉस्पिटल डिपार्टमेंट्स। हॉस्पिटल डिपार्टमेंट्स कई हॉस्पिटल में जब भी आप जाते होगे तो देखते होगे कि कई सारे डिपार्टमेंट्स बने होते हैं हॉस्पिटल में। ये डिपार्टमेंट्स क्यों बने होते हैं? क्यों क्यों हॉस्पिटल के अंदर कई अलग अलग डिपार्टमेंट ज़रूरी होता है, राइट? इसका आंसर ये है कि हॉस्पिटल के अंदर कई सारे डिफरेंट डिफरेंट केसेस आते हैं। जैसे कि अगर कोई पेशेंट है, उसे एक्सीडेंट हो गया तो एक इमरजेंसी केस बनता है, बर्न केस होता है, या फिर किसी पेशेंट को सर्जरी करवानी है तो उसका एक सर्जरी केस बन रहा है। तो डिफरेंट डिफरेंट केसेस की वजह से, डिफरेंट डिफरेंट डिजीज़ की वजह से डिपार्टमेंट हॉस्पिटल में बनाए जाते हैं, ताकि जो क्लाइंट है, जो पेशेंट है, वो ईज़िली एसेस कर सके, अपना ट्रीटमेंट में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ट्रीटमेंट में डिले नहीं हो। नाउ आउट पेशेंट डिपार्टमेंट जिसको शॉर्ट में या फिर फुल फॉर्म OPD होता है, आउट पेशेंट। इस वर्ड को ब्रेक आउट पेशेंट, तो आउट पेशेंट को जब आप ब्रेक करोगे तो आउट मीन्स बाहर, पेशेंट मीन्स रोगी या फिर मरीज़। वैसे पेशेंट जो आए, अपना डायग्नोसिस करवाया। डायग्नोसिस मीन्स होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजीज़, अपनी बीमारी का पहचान करना। फिर उन्होंने अपना ट्रीटमेंट करवाया और फिर वो अपने घर चले गए या फिर घर चले गए। ट्रीटमेंट के दरमियान उन्हें कुछ हो सकता है कि टेस्ट भी करवाया हो, लेकिन जो टेस्ट है वो 2-3 आवर्स का ही होता है। ओवरऑल कोर ऑफ द हार्ट ये है कि पेशेंट को ओवरनाइट, रात में नहीं रुकना है, हॉस्पिटल में नहीं रहना है। बिना एडमिट हुए पेशेंट को अपना ट्रीटमेंट करवाना है, उसके बाद चले जाना है, राइट? विद इन द 24 आवर्स के अंदर, उससे पहले ही। आई होप आउट पेशेंट क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ बिकॉज ये थोड़ा न्यू टर्म है। तो आउट पेशेंट का मतलब ऐसे पेशेंट विदाउट एडमिटिंग द हॉस्पिटल, डूइंग हिज और हर ट्रीटमेंट। ओके, इसके इंट्रो पे आती हूँ। मोस्ट हॉस्पिटल नाउ हैव एन OPD. द एडवांटेज ऑफ OPD इज दैट मच ऑफ द इन्वेस्टिगेटिव एंड क्यूरेटिव वर्क्स कैन बी डन द विदाउट एडमिटिंग द क्लाइंट, दस curtailing मेडिकल एक्सपेंसेस। प्रेजेंट टाइम में जितने सारे हॉस्पिटल हैं, अक्सर देखा गया उनके पास OPD होता है। बहुत कम ऐसे हॉस्पिटल्स होते हैं जिनके पास OPD नहीं होता। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर पेशेंट अगर हॉस्पिटल में OPD होगा तो इसका एडवांटेज ये हुआ कि पेशेंट आएंगे, अपना डायग्नोसिस करवाएंगे, अपना डिजीज़ का जांच पड़ताल करवाएंगे और उसका अपना ट्रीटमेंट करवाएंगे। उसके बाद फिर अगर ज़रूरत फिर वो, इसका एडवांटेज ये हुआ कि पेशेंट का जो क्यूटेलिंग मेडिकल एक्सपेंस मीन्स, क्यूटेलिंग मीन्स कटौती, पेशेंट का जो खर्च है वो कम गया। कैसे कम गया? क्योंकि उन्हें तो हॉस्पिटल में एडमिट होना ही नहीं पड़ा। अगर पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होंगे तो उनका जो एडमिटिंग चार्ज है वो नहीं लगेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, OPD इज़ द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इन द हॉस्पिटल। अभी तो मैंने बताया कि OPD में क्या होता है, पेशेंट आते हैं, अपना डायग्नोसिस करते हैं, ट्रीटमेंट लेते हैं, उसके बाद फिर वो चले जाते हैं। तो वो हॉस्पिटल में तो एंट्री किए ही नहीं, एडमिट हुए ही नहीं, तो पहला जो कांटेक्ट है हॉस्पिटल से वो तो पेशेंट ने OPD में ही लिया। तो OPD जो है वो क्या हो गया, उनका पहला कांटेक्ट हो गया। नाउ मैं इसे एग्जांपल के थ्रू समझा देती हूँ। जैसे कि कोई पेशेंट है, कैंसर पेशेंट है, उसने अपना डायग्नोसिस करवाया, टेस्ट करवाया, तो उसे कैंसर निकला। फिर उसने अपना ट्रीटमेंट, जब ये पता चल गया कि अच्छा उसे कैंसर हो गई है, किस स्टेज पे है, फर्स्ट स्टेज पे है, सेकेंड स्टेज पे है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर क्या होगा, उसे स्पेशलिस्ट के पास भेजा जाएगा। तो स्पेशलिस्ट फर्दर ट्रीटमेंट के लिए रेफ़र किया जाएगा। लेकिन स्पेशलिस्ट से भेजने से पहले उनका जो ये सब जितना भी सारा सारा टेस्ट था या फिर डायग्नोसिस था, ये सब क्या हुआ, OPD में हुआ। तो उनका जो पहला कांटेक्ट, उनका पेशेंट का जो पहला टच हुआ हॉस्पिटल में, वो क्या हुआ, OPD हो गया। नाउ आई थिंक क्लियर हो गया होगा। द स्कोप ऑफ OPD इंक्लूड्स द फॉलोइंग। OPD का स्कोप क्या है? OPD का स्कोप ये फ्लोइंग है: कंसल्टेशन, इन्वेस्टिगेशन, प्रोसीड्यूर, स्पेशलिटी, सर्विसेज। जैसे कोई पेशेंट है तो क्या होता है, उस कंसल्टेशन की जाती है कि उससे पूछा जाता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है,
अगर फिर वो अपना साइन एंड सिम्टम्स बताते हैं या फिर आप ऑब्ज़र्व करते हो कि साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या है, आप पूछते हो कि कब से उनको ये प्रॉब्लम चल रही है, स्टेप बाय स्टेप उनका चेकअप करते हैं, टेस्ट लेते हैं, उसका उनका प्रोसीड्यूर करते हैं और अगर जब डिजीज़ कंफर्म हो जाए तो उसे स्पेशलिस्ट के पास भेजा जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट है preventive and promotive health care clinics which includes diabetic and antenatal postnatal under 5। तो प्रीमेटिव और प्रोमेटिव हेल्थ केयर में भी इस ओपीडी का स्कोप है। जैसे कि क्लिनिक्स में अगर देखा जाए तो डायबिटिक मतलब डायबिटीज़ पेशेंट, मधुरोग होता है ना, जनरल में अगर बोले तो शुगर पेशेंट होते हैं। तो एंटीनेटल मीन्स जन्म से पहले, पोस्ट नेटल मीन्स जन्म के बाद ना। हाँ गाइज़, एक मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि थोड़ा मैं फ़ास्ट इसलिए बोल रही हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं हो। अगर लॉन्ग होगा तो थोड़ा टाइमिंग कंज्यूमिंग होगा आप सभी के लिए। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो वीडियो की स्पीड को डिक्रीज़ करके देख सकते हैं। रिहैबिलिटेशन सर्विसेज, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी एक्सेट्रा ना। रिहैबिलिटेशन सर्विसेज क्या होता है, मैं पहले पूरा इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगी। रिहैबिलिटेशन का मतलब ये होता है कि पूर्ण हुआ। अगर कोई पेशेंट, कोई क्लाइंट को जो भी प्रॉब्लम है, जैसे कि कोई पेशेंट है उसे लेग में इंजरी हुई, उसे लेग में ट्रोमा या चोट लग गई, तो हॉस्पिटल में आएगा, उसका ड्रेसिंग किया जाएगा, उसे ट्रीटमेंट दी जाएगी, उसको क्योर किया जाएगा। तो ये क्या हुआ, रिहैबिलिटेशन हुआ। पेशेंट को हेल्दी बनाया गया, फिट बनाया गया, उसके डिजीज़ को क्योर किया गया। इन सिंपल वर्ड्स रिहैबिलिटेशन का मतलब होता है कि पेशेंट का जो भी प्रॉब्लम है, डिजीज़ है, उससे उसको निर्वाह दिलवाना, उससे उसे निजात दिलवाना, राइट। तो अगर पेशेंट को निजात दिलवाना है तो कई सारे टेस्ट भी तो होते हैं ना ट्रीटमेंट के टाइम में, तो उसी में आता है। तो रिहैबिलिटेशन के अंदर अगर कोई मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया तो कई बार ऐसा होता है ना कि उनका मेमोरी या स्किल लॉस्ट कर जाते हैं। तो उनका जो स्किल या मेमोरी जो लॉस हुआ है तो उसको भी रिस्टोर करने में ये रिहैबिलिटेशन है। क्योंकि कोई भी दिक्कत हो, किसी प्रकार का भी दिक्कत हो हेल्थ से रिलेटेड, तो चाहे वो मेंटली दिक्कत हो, हर तरह से आपको ठीक करना, फिट करना, या डेली लाइफ को नॉर्मल जी सकते हो, वो रिहैबिलिटेशन होता है। तो इसमें कई सारे टेस्ट होते हैं, एक्सरे, एमआरआई, फिजियोथेरेपी, उसमें फिजियोथेरेपी भी करवाया जाता है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी एक्सेट्रा। फिजियोथेरेपी क्या होता है, फिजियोथेरेपी जो होता है वो भौतिक चिकित्सक होता है, जिसमें कि अगर किसी को चोट है या फिर हड्डियों में दर्द है या कमर में दर्द है या फिर टिश्यू संबंधित जो बीमारी है, तो इसमें ये होता है। तो इसको ठीक करने के लिए फॉर एग्जांपल किसी को मान लेते हैं कि कमर में पेन है या दर्द है, तो क्या उसे एक्सरसाइज करवाया जाएगा, या फिर हाथ में दर्द है तो हैंड मूवमेंट करवाया जाएगा। अगर कमर में ज़्यादा दर्द है तो उसे पेन रिलीफ मूवमेंट, ऐसे कुछ एक्सरसाइज, कुछ मूवमेंट करवाए जाते हैं जिससे उनका जो दर्द है उसमें आराम मिल सके, ठीक है। तो फाइनली इसमें ये देखा गया कि इसमें एक्सरसाइज के थ्रू, मूवमेंट के थ्रू इसे ठीक किया जाता है फिजियोथेरेपी में। इसका डिटेल भी बहुत है बट सफिशिएंट है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्या होता है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी जो होता है वो क्या होता है कि जैसे कि कोई पेशेंट अगर इंजर्ड है, इल है या डिसेबल है या कॉग्निटिव पेशेंट है, जैसे कि इंजर्ड मीन्स उसे कोई इंजरी हो गई या बीमार है, या फिर डिसेबल है किसी हैंड से या फिर किसी भी चीज़ से। कॉग्निटिव पेशेंट है, कॉग्निटिव मतलब होता है थिंकिंग एंड लर्निंग, ठीक है, उस टाइप का पेशेंट है। तो या फिर उसका कोई सोशल बैरियर है, जैसे कि कोई होता है ना इमोशनली हर्ट होता है, इमोशनल प्रॉब्लम होती है, या फिर कोई सोशल, जैसे कई बार ऐसा होता है कुछ कम्युनिकेबल डिजीज़, कुछ इन्फेक्शस डिजीज़ होते हैं जिनमें कि अक्सर आपने देखा होगा चर्म रोग जिसे बोलते हैं, जो वाइट हो जाता है। तो उसमें जो सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने लगते हैं लोग, छुआछूत मानते हैं और उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, तो वो क्या होता है, वो सोशली थोड़ा सा वो सोशल की वजह से वो परेशान हो जाते हैं, उनका इमोशन हर्ट हो जाता है। तो फिज़िकली उनको ठीक करना, मेंटली भी, ताकि वो अपना जो डेली लाइफ है, डेली लाइफ में जो एक्टिविटीज़ हैं वो अच्छे से कर सके, उनमें उनका इम्प्रूव हो सके। तो अब आप सोच रहे हो कि फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी में क्या डिफरेंस है।
फिजियोथेरेपी में फ्रेंड सिंपल है कि पेशेंट को ठीक किया जाता है थ्रू मूवमेंट, बॉडी के मूवमेंट के थ्रू, एक्सरसाइज के थ्रू। ऑक्यूपेशनल थेरेपी में पर्सन को इस लायक बनाया जाता है ताकि वो अपने डेली लाइफ में जो एक्टिविटी हो उसको परफॉर्म कर सकें, उनको डेली लाइफ में किसी भी प्रकार का इमोशनली सोशल इविल्स से उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो। नाउ लोकेशन, अगर ओपीडी हो तो फिर कहाँ हो, कैसे प्लेस पे हो, उसका जो स्ट्रक्चर वो कैसा हो, उसका इंटायर स्ट्रक्चर कैसा हो, राइट। तो ओपीडी शुड बी लोकेटेड एट द एंट्रेंस ऑफ द हॉस्पिटल। मतलब हॉस्पिटल में जब आप जाते होगे तो आप देखते होगे कि जो फ्रंट है हॉस्पिटल का सामने, वहीं पे बना होता है ओपीडी, स्थित होता है। और क्यों होता है, आई थिंक मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है, क्योंकि ताकि पेशेंट आए अपना डायग्नोसिस करवाएं बिना एडमिटिंग द हॉस्पिटल, ठीक है। शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम इन पेशेंट एरिया कनेक्टेड टू इट। नाउ इन पेशेंट क्या होता है, इन पेशेंट मतलब ऐसे पेशेंट जो अपना डायग्नोसिस ट्रीटमेंट करवाने के बाद उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। जैसे अगर कोई, मैंने बताया था ना कि कोई कैंसर पेशेंट है, उनका अगर सेकेंड स्टेज चल रहा है तो उन्हें क्या हुआ, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा उनके फर्दर ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। तो उन्हें इन पेशेंट करते हैं जो हॉस्पिटल में रहते हैं, हॉस्पिटल में ही ट्रीटमेंट रह कर लेते हैं, राइट। हॉस्पिटल में ही उनका निवास हो जाता है कुछ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो उन जो इन पेशेंट हैं उनसे दूर जो है ओपीडी को रहना चाहिए। नाउ मस्ट हैव ईजी एक्सेस टू एमआरडी, एक्सरे, लेबोरेटरी, फार्मेसी एंड बिलिंग काउंटर। तो ओपीडी में क्या होता है कि जो बिलिंग काउंटर है, जो फार्मेसी है, फार्मेसी का मतलब होता है मेडिसिन, बिलिंग काउंटर एंड लेबोरेटरी का मतलब लैब टेस्ट जैसे होते हैं, एक्सरे जो होता है, मतलब जो अगर कोई पेशेंट है, क्लाइंट है तो उसे क्या होता है, बहुत सारा ट्रीटमेंट के दौरान बहुत सारे टेस्ट करवाने होते हैं, एमआरआई, एक्सरे। तो ये सब जो हैं, जो भी टेस्ट वगैरह हैं, उनका जो रूम है वो आसानी से एसेसिबल हो। ज़्यादा ऐसा नहीं कि बहुत सारा मान लो स्टेयर्स है, अगर स्टेयर्स हैं तो जो बुज़ुर्ग लोग हैं हॉस्पिटल में, बुज़ुर्ग लोग भी तो आते हैं ना, तो वो कैसे जाएंगे, आसानी से ईजिली एसेसिबल हो। एमआरडी का मतलब होता है मिनिमल रेसिडुअल डिजीज़, ये एक्चुअली कैंसर से संबंधित होता है। एमआरडी का फुल फॉर्म जानो, आई थिंक काफ़ी है इसके लिए, डिटेल आगे आप पढ़ना। प्रीफेरली एसेसिबल टू कैजुअलिटी बट सेपरेटेड फ्रॉम कैजुअलिटी मीन्स इस जो ओपीडी है वो आसानी से इस तरह से प्रीफर होना चाहिए कि आसानी से पहुंच सके ताकि कोई घटना ना हो सके। जैसे कि एग्जांपल मैंने दिया था अभी कि मान लो हॉस्पिटल में बहुत सारे फ्लोर्स हैं या सीढ़ी हैं, तो क्या होगा कि अगर बहुत सारे सीढ़ी होंगे तो कुछ जो बुज़ुर्ग लोग हैं, हो सकता है सीढ़ी स्टेयर पर जब वो चढ़े तो कोई दुर्घटना हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी वो निरोग हैं। तो कैजुअलिटी मीन्स दुर्घटना से बचने के लिए ओपीडी को ईजिली एसेसिबल होना चाहिए ना। फैसिलिटीज़, तो फैसिलिटीज़ जो है ओपीडी में क्या क्या होना चाहिए, तो ओपीडी शुड हैव द फॉलोइंग फैसिलिटीज़। इंट्रेंस ईजी एसेसिबल विथ रैम्प, स्टेप्स एंड वाइड डोर। मतलब कि ओपीडी में जो इंट्रेंस है, जो प्रवेश है, वो कैसा होना चाहिए, एसेसिबल होना चाहिए। वही सेम चीज़ कि ऐसा नहीं हो कि बहुत ज़्यादा मतलब काफ़ी फ्लोर पे हो, ग्राउंड फ्लोर पे होना चाहिए, और ताकि जो या फिर जो उसका जो दरवाज़ा है वो चौड़ा होना चाहिए, नैरो नहीं होना चाहिए, रूम बड़ा बड़ा हो, उसमें वेंटिलेशन होना चाहिए, उनको इस तरह से हो कि वो आसानी से पैदल चलकर आराम से पहुंच सके, ज़्यादा उनको स्टेप्स या स्टेयर्स नहीं चढ़ना पड़े। नाउ फ्लोरिंग, टाइल्ड विथ स्लोप टुवर्ड्स आउटलेट। उनका जो फ्लोर है वो टाइल्स होता है, उस टाइल्स के साथ साथ एक स्लोप होना चाहिए, आउटलेट मीन्स बाहर की तरफ। रिसेप्शंस होना चाहिए, रिसेप्शन होता है ना हॉस्पिटल में, रिसेप्शनिस्ट पैड जिसमें हम पूछताछ करते हैं, वही इंक्वायरी होना चाहिए, पूछताछ हॉस्पिटल के बारे में पूछताछ कर सकते हैं। कंसल्टेशन रूम होता है वहाँ पे ओपीडी में, ताकि डॉक्टर्स देखें, पूछ सके कि उनका बीमारी क्या है, क्या उनको दिक्कत है, उनका ट्रीटमेंट कर सकें। वेटिंग हॉल इंतज़ार कर सकें ताकि जब उनका टर्न आए तो वो डॉक्टर के पास जाएं। साइन बोर्ड एंड लेआउट प्लान्स,
साइन बोर्ड होता है हॉस्पिटल में, कई सारे साइन बोर्ड होते हैं, जैसे कि अगर मैं हॉस्पिटल के बाहर ही दूँ एग्जांपल, तो जब आप रोड पे चलते हो तो कई सारे एरो इंडिकेशन होता है ताकि आपको पता चल सके कि किस डायरेक्शन में कौन सी रोड जा रही है। अगर मैं हेल्थ सेक्टर से बात करूँ हॉस्पिटल से रिलेटेड, तो वहाँ पे अगर साइन बोर्ड लगा हुआ तो समझ आएगा कि अच्छा ये मुझे राइट डायरेक्शन में या लेफ़्ट डायरेक्शन में जाना है। ओके, लेआउट प्लान्स का मतलब होता है कि अगर कोई चीज़ है तो उसके अंदर कहाँ कहाँ इनसाइड इंस्क्राइब है, जैसे कि अगर कोई हॉस्पिटल है तो उसके अंदर लैब कहाँ है, लैब टेस्ट रूम कहाँ है, कहाँ एक्सरे होता है, कहाँ एमआरआई होता है, ये सब जो है वो प्लान्स किया हुआ रहता है हॉस्पिटल में, ठीक है। बे फॉर ट्रॉली एंड व्हील चेयर्स, और ट्रॉली भी दिया जाता है ताकि अपना जो कोई पेशेंट है उसका बहुत ज़्यादा सामान है तो रख सके। व्हील चेयर प्रोवाइड किया जा सकता है, कोई अगर चल फिर नहीं सकता कोई पेशेंट तो व्हील चेयर उसे दिया जाता है। टॉयलेट सेपरेट फॉर मेल्स एंड फीमेल, मेल या फीमेल उनके लिए सेपरेट टॉयलेट होता है। पब्लिक टेलीफोन अगर मान लो पेशेंट के पास टेलीफोन नहीं है तो कुछ हो गया उनके पास किसी वजह से टेलीफोन या मोबाइल फ़ोन सेल फ़ोन नहीं है तो वो अपना मतलब जो हॉस्पिटल का टेलीफोन है उसको यूज़ कर सकते हैं अपने फैमिली रिलेटिव से बात करने के लिए। वो पब्लिक जो सार्वजनिक होता है। बोर्डिंग इंडिकेटिंग नेम ऑफ कंसल्टेशन एंड लीव। Now, types of clients in OPD: emergency cases, refer cases from doctors outside and inside। मतलब किस प्रकार के क्लाइंट्स ओपीडी में आते हैं, तो अगर किसी को इमरजेंसी केस है, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया तो वो भी ओपीडी में आएंगे, या फिर कोई किसी डॉक्टर ने रेफ़र किया तो वो भी ओपीडी में आएंगे। वहाँ पे उनका पता चला, उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा कि उनका बीमारी किस स्टेज में है। फ्लो पैटर्न्स ऑफ क्लाइंट इन ओपीडी। ओपीडी में क्लाइंट्स कैसे उनका फ्लो होता है, क्या उनका पैटर्न होता है। तो पहले इंक्वायरी, जब कोई पेशेंट आते हैं तो उनसे ताछ की जाती है कि आप कहाँ से आए हो, क्या मतलब कहाँ से आए हो, क्या किसी ने रेफ़र तो नहीं किया आपको, उनके बारे में उनका जो हिस्ट्री है वो जाना जाता है। रजिस्ट्रेशन, जब उनके बारे में इंक्वायरी हो जाती है तो उनका रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है, नामकरण करवाया जाता है हॉस्पिटल में। उसके बाद वेटिंग हॉल, फिर उन्हें वेटिंग हॉल में इंतज़ार करने को कहा जाता है ताकि उनका जब टर्न आए तो वो जाएं कंसल्टेशन रूम। फिर उनका जो ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, उनसे कंसल्ट करते हैं कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है। डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि आपका डिजीज़ इस स्टेज पे है, आपको ये सब। फिर इन्वेस्टिगेशन फैसिलिटीज़, कोई जांच पड़ताल उनका होता है पूरा, उनका डिजीज़ के बारे में साइन एंड सिम्टम्स जो भी होता है वो सब पूछताछ होती है। और उसके बाद फिर क्या होता है फार्मेसी, मतलब अगर डॉक्टर्स को लगा कि नहीं इनकी जो डिजीज़ है वो मेडिसिन से क्योर हो सकती है, ठीक हो सकती है, ज़्यादा सीरियस नहीं है, तो फिर वो क्या होता है उन्हें मेडिसिन देकर उन्हें एडजस्ट कर दिया जाता है। बट अगर कोई सीरियस कंडीशन है जैसे कैंसर हो गया तो ये सब में क्या होता है स्पेशलिस्ट के पास भेजा जाता है। थैंक्स, आज के लिए इतना ही। मैंने हॉस्पिटल डिपार्टमेंट्स का, ऐसे तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स इसमें होते हैं जैसे कि एक्सरे डिपार्टमेंट, ओटी होता है, इन पेशेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, डिफरेंट मेडिकल डिपार्टमेंट्स होते हैं। बट क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाता और एक एक वर्ड्स क्लियर करने के लिए मैंने इसके एक पार्ट बनाया है, और नेक्स्ट पार्ट में फिर मैं नेक्स्ट डिपार्टमेंट को क्लियर करूँगी। तो आई होप आप सबको एक एक पॉइंट्स क्लियर हो गया हो। और फिर से मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको वीडियो फास्ट लगा हो देन आप उसे लो करके जो है उसे देख लें लो स्पीड में। और thanks for watching my video. This is my first video, so my humble request to all my viewers and subscribers, please like and subscribe my channel so that I motivate myself and make more and more videos. Thank you so much.